गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये हमारा अधूरा चैप्टर बचा हुआ था इतिहास का। ये सेकंड चैप्टर है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं: प्राकृत, यूनानी और अरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एक कुना कंधार। सर-ए-कुना कंधार। कांधार में प्राप्त सम्राट अशोक का द्विभाषी शिलालेख, जिसमें ग्रीक और अरामी में संदेश उत्कीर्ण किया हुआ है। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। खरोष्ठी। मानसेहरा की तरह शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपियाँ खरोष्ठी लिपि में खुदी हैं, जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती हैं। शेष 5 स्थानों की प्रतिलिपियाँ ब्राह्मी लिपि में है। यह पहाड़ी पेशावर से 40 मील उत्तर पूर्व है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। शारदा का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव का उल्लेख करता है। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र था। उसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। हाथी गुम्फा। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। खारवेल को एरा महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है। इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चेदी वंश का माना है। उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंश थे और अपने साम्राज्य काल में महामेघ कहलाते थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। यह गिरनार जिले में शक संवत में उत्कीर्ण किया गया। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग के। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशुद्ध रूप में खुदा हुआ है। नेक्स्ट लेवल करते हैं, लेवल 5। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? लेवल 6 होगा। उसको रिपीट प्रयाग नहीं करें। नहीं छोड़ना।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का था। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। यह एक महान कवि थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी ईस्वी। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ 4वीं सदी में बना था। यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। मेहरौली स्तंभ लगभग 1600 वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखते हुए है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण संभव हो सका है। दिल्ली के महरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ 4वीं सदी में बना था। यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसमें चंद्र का उल्लेख हुआ है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। मेहरौली स्तंभ लगभग 1600 वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण संभव हो सका है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। एरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकीन लिखा है। एरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ था, जो लगभग 510 ईस्वी का माना जा रहा है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के बारे में है। माना यह जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। ऐहोल प्रशस्ति वो रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। इस अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय की विजयों का वर्णन है। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष और पुलकेशी के मध्य युद्ध 630 और 634 ईस्वी के बीच हुआ था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। 6ठी सदी ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है, अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राजराजा प्रथम ने किया। राजराजा प्रथम अथवा अरिमोली वर्मन पारंतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी पारंतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। उसने अपने पितामह पारंतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की।
कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से परिज्ञात होता है कि पल्लव एवं चोल शासन के अंतर्गत ग्राम अधिकतम स्वायत्तता का उपभोग करते थे। 10वीं शताब्दी का एक लेख आज भी एक मंदिर की दीवार पर खुदा है, जो यह बताता है कि चोल शासन के अंतर्गत स्थानीय सभा किस प्रकार कार्य करती थी। फिर से इसको करते हैं, ये हमारा लेवल 6 है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? चतुर्थ सदी ईस्वी। चतुर्थ सदी ईस्वी। दिल्ली के मेहरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने किया। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। उत्तर मेरू। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आहत सिक्के। आहत सिक्के। प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। इसी तरह 128 ढेला 64 पैसे वो 16 आना 1 रुपये के बराबर होता था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। सीसा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल का मानते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में। गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और इसलिए बहुत से इतिहासकार इस अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। अरिकमेडु। अरिकमेडु भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अरियांगकुप्पम कोम्यून के काकियान तोपे गांव में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यह पुदुचेरी नगर से लगभग 4 किलोमीटर 2.5 मील दूर और गिंगी नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में यह भारत और रोम व यूनान के बीच व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था और यहाँ उस काल के कई रोमन और यूनानी अवशेष व वस्तुएं मिली हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
ये पाषाणी आश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला के तलहटी में है। डॉक्टर वी.एस. वाकानकर, प्रख्यात पुरातत्वविदों में से एक, ने 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। भीमबेटका शब्द भीम वाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये लेवल 7 है। भारत में स्वर्णों सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 1600 ईस्वी पूर्व में। 600 ईस्वी पूर्व में। 600 भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। सीसा। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में जारी किए गए। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। अरिकमेडु में रोमन सिक्का मिला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। आज का लेवल 8 और आखिरी लेवल है ये। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। लैटिन भाषा में रचित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। चचनामा अरबी में लिखा गया है। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीख अल हिंद वस सिंध भी कहते हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मागध। मागध। चीन यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी। 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में भारत यात्रा की थी। सोंग युन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है? कनिष्क से। कनिष्क से संबंधित है रबातक अभिलेख। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस। इंडिया शब्द का प्रयोग किया है हेरोडोटस ने। फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये नाम इंडस नदी, सिंधु नदी के नाम पर था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्भाषित किया? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने किया। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी।
चश्मा अरबी में लिखा गया। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध। मागध का व्यवसाय था। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। 518 ईस्वी से 522। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में भारत यात्रा की थी। सोंग युन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। रवातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने किया था भारतवर्ष के लिए। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्धृत किया? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आज का हमारा ये क्लास, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो एक नए चैप्टर के साथ, जो इतिहास का तीसरा चैप्टर होगा, और उसको करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। धन्यवाद।